नमस्ते विद्यार्थियों, मैं भगवान सिंह आज एमरू क्लासेज के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आप इस वीडियो को पूरा देखें और अपने साथियों में से ज़रा शेयर करें ताकि उनको भी फ़ायदा हो सके और आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो आज के करंट अफेयर्स पर चर्चा करते हैं, जिसमें आपके मुख्य रूप से 2 पॉइंट हैं। आपके इसमें पहला जो पॉइंट दे रखा है वो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा जारी विश्व आर्थिक परिदृश्य रिपोर्ट, उसके बारे में बात करेंगे। और दूसरा जो पॉइंट है वो है आपके कि केंद्र सरकार ने 20 राज्यों को जो है वस्तु और सेवा कर राजस्व में कमी को पूरा करने के लिए जो है खुले बाजार से अतिरिक्त राशि जुटाने को जो मंजूरी दी है उसके बारे में बात करेंगे। तो आप पहला क्वेश्चन देखिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जिन 44 पुलों का उद्घाटन किया है उनमें से कितने पुल भारत चीन सीमा को जोड़ने के लिए बनाए गए हैं जिनके निर्माण का चीन ने विरोध किया है? तो राइट आंसर है 22। विद्यार्थियों, वैसे इस क्वेश्चन को मैंने जो है इससे संबंधित जो क्वेश्चन है वो कल की वीडियो में मैंने जो है दिया था, परंतु ये क्वेश्चन आपके अलग है, इसलिए इसको भी आप विशेष रूप से ध्यान रखना। विद्यार्थियों, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जो है सीमा सड़क संगठन द्वारा बनाए गए 44 पुलों का उद्घाटन 12 अक्टूबर को किया था। ये बात आपको मैंने जो है कल की वीडियो में बताई थी, परंतु यहाँ पर ये क्वेश्चन जो अलग है वो इस रूप में। तो यहाँ क्योंकि चीन ने इसके निर्माण का जो है यानी इन पुलों के निर्माण का विरोध किया और इसलिए इस क्वेश्चन को मैंने यहाँ पर लिया है और ये अलग क्वेश्चन के रूप में है, इसलिए वो क्वेश्चन जो था उसमें अलग था, ये क्वेश्चन आपके अलग है। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि 12 अक्टूबर को जो उन्होंने उद्घाटन किया उनमें से यानी कि इन 44 पुलों में से जो है अलग अलग की अगर बात करें तो इन 44 पुलों में से 10 पुल जम्मू कश्मीर में, 7 पुल लद्दाख में, 2 पुल हिमाचल प्रदेश में, 8 पुल उत्तराखंड में और 8 पुल अरुणाचल प्रदेश में, 4 पुल सिक्किम में और 4 ही जो है वो पंजाब में बने हैं। तो यानी कि कुल जो है 44 पुल बने हैं। तो इनमें सबसे ज़्यादा पुल जो है जम्मू कश्मीर में बने हैं 10। विद्यार्थियों, यहाँ पर मैंने अलग अलग बता दिया है इनका, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। तो सबसे ज़्यादा जो है 10 पुल जो है जम्मू कश्मीर में बने हैं और कुल जो पुलों की अगर बात करें तो 44 बने हैं, जिसकी बात अभी हम कर रहे हैं। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर एक और बात, ये कुल जो 44 पुल बने हैं इनमें से 22 पुल जो है भारत चीन सीमा को जोड़ने के लिए तैयार किए गए हैं। ये क्वेश्चन आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो और एक और बात यहाँ पर आपको याद रखनी है क्योंकि आपको पता है वैसे तो कि लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश ये जो है चीन के साथ लगती सीमा पर स्थित है, यानी कि ये 4 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख। 4 राज्य कौन कौन से, जिनका मैंने नाम बोला है आपके हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। ये 4 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख ये जो है चीन के साथ लगती सीमा पर स्थित है। तो अब आपको ये ध्यान रखना है कि इनमें यानी कि इन 4 राज्यों और एक केंद्र प्रदेश लद्दाख में कुल जो है 30 पुल बने हैं, यानी कि 44 जो पुलों में से 30 पुल इन जो है 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में बने हैं। और इन 30 पुलों में से 22 पुल वो हैं जो भारत चीन सीमा को जोड़ने के लिए बनाए गए हैं। तो यहाँ पर आपको ये विशेष रूप से ध्यान रखना है विद्यार्थियों, जो मैंने अभी आपको बोला है कि इन 4 राज्य सीमा पर स्थित जो 4 राज्य चीन की सीमा पर स्थित 4 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, यहाँ पर कुल जो है 30 पुल बनाए गए हैं। जैसा कि मैंने आपको अलग अलग भी बता दिया है वैसे तो 30 पुल जो बनाए गए हैं इनमें, तो इनमें से यानी 30 पुल में से 22 पुल वो हैं जो भारत चीन सीमा को जोड़ने के लिए बनाए गए हैं। और विद्यार्थियों, जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो जैसा मैंने बताया कि 10 पुल है जम्मू कश्मीर में और 4 पुल जो पंजाब में है, परंतु आपको मालूम है बच्चों कि जम्मू कश्मीर और पंजाब ये दोनों पाकिस्तान के साथ लगती सीमा पर स्थित हैं, यानी कि पाकिस्तान के साथ जो भारत की सीमा लगती है उस सीमा पर स्थित है ये जम्मू कश्मीर और पंजाब जो राज्य है वो। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है और पंजाब राज्य है, तो ये पाकिस्तान के साथ लगती सीमा पर स्थित है।
तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है विद्यार्थियों। वैसे तो ये पुलों के बारे में मैंने क्वेश्चन बताया, परंतु जैसा कि मैंने आपको चीन की जिस सीमा पर स्थित जो है राज्य और केंद्र प्रदेश की बात की, तो इनके नाम भी आपको याद रखने हैं, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि इनमें से कौन सा राज्य जो है वो चीन की सीमा पर स्थित नहीं है। तो आपको जब ये मालूम रहेगा कि कौन कौन से राज्य चीन की सीमा पर स्थित हैं या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है जो चीन की सीमा पर स्थित है, तो आपको जो है कोई दिक्कत नहीं आएगी आंसर देने में। तो आपको ये बात जो है ध्यान रखनी है। एक और बात आपको मैं बताऊं इसमें कि इन पुलों को जो बनाने की वजह से या ये पुल बन जाने की वजह से अब जो है भारत चीन सीमा पर पहुंचना जो है आसान रहेगा, और यहाँ पर जो है सैनिकों के लिए रसद सामग्री और अन्य जो है अस्त्र शस्त्र पहुँचाना ये आसान रहेगा। जवानों को यहाँ पर पहुँचना भी जो है आसान रहेगा। और इन 44 पुलों के निर्माण में जो है 286 करोड़ रुपया का खर्च आया है। तो विद्यार्थियों यहाँ पर जो मैंने आपको अतिरिक्त जानकारी दी है इसको आप विशेष रूप से ध्यान रखना, जो जिसमें मैंने आपको कहा ये 4 राज्य जो चीन की सीमा पर स्थित हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख। तो ये जो है यहाँ चीन की सीमा पर स्थित ये 4 राज्य और एक केंद्र प्रदेश, यहाँ पर कुल कितने पुल है ये ध्यान रखना आपको। तो 30 पुल हैं, 44 में से 30 पुल यहाँ पर हैं, 44 पुलों में से 30 पुल इनमें हैं। और मैंने कहा कि इन 30 पुलों में 22 पुल वो हैं जो भारत चीन सीमा को जोड़ने के लिए बनाए गए हैं, ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। और सबसे ज़्यादा पुल जो है जम्मू कश्मीर में बनाए गए हैं 10, ये भी आपको याद रखना है। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए। किसने जजों व उनके कामकाज को प्रभावित करने की मंशा से लंबित मुकदमों के बारे में टिप्पणी करना अदालती अवमानना माना है? तो राइट आंसर है अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल। विद्यार्थियों क्वेश्चन जो है बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि न्यायालय की अवमानना से संबंधित है क्वेश्चन। विद्यार्थियों यहाँ पर मैं बताऊँ आपको कि जो है अटॉर्नी जनरल जिसको हम बोले हिंदी में महान्यायवादी, तो अटॉर्नी जनरल जो वर्तमान में है, जो है अटॉर्नी जनरल के पद पर जो वर्तमान में है के वेणुगोपाल, तो के वेणुगोपाल ने कहा है कि जजों व उनके कामकाज को प्रभावित करने की मंशा से लंबित मुकदमों के बारे में टिप्पणी करना अदालती अवमानना है। और उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है पहले ही जो है कह दिया है कि या यूं कि पहले ही स्पष्ट कर चुका है सुप्रीम कोर्ट कि न्यायालय के विचाराधीन किसी मामले पर प्रभाव डालने का प्रयास अदालती अवमानना माना जाएगा। ये उन्होंने कहा है कि पहले से ही जब सुप्रीम कोर्ट इस बात को स्पष्ट कर चुका है कि जो है कोई जो है न्यायालय में विचाराधीन मामला है उस पर जो है प्रभाव डालने की का प्रयास करना ये जो है अदालती अवमानना माना जाएगा। विद्यार्थियों यहाँ पर ये क्वेश्चन इस रूप में है क्योंकि वकील जो प्रशांत भूषण जिनके बारे में मैंने जो पहले वीडियो में बताया था, न्यायालय की अवमानना के बारे में पहले भी मैंने बताया था आपको, वो जो है वो मामला कुछ अलग था, वो क्वेश्चन जो अलग था उस रूप में क्योंकि प्रशांत भूषण जो कि अक्सर विवादों में रहते हैं अपनी टिप्पणियों के लिए, तो प्रशांत भूषण जिन्होंने जो है सर्वोच्च न्यायालय के एक निर्णय पर ट्वीट किया था और उसमें उन्होंने जो है वो उसकी आलोचना की थी सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की, तो उसको जो है सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायालय की अवमानना माना और प्रशांत भूषण जो है के खिलाफ कार्रवाई की और उनको जो है न्यायालय की अवमानना का दोषी ठहराया और इसी वजह से उन पर फिर 1 रुपये का जुर्माना किया था जो कि उन्होंने चुकाया। परंतु यहाँ पर ये मामला दूसरा है वकील प्रशांत भूषण का। वकील प्रशांत भूषण के खिलाफ 2009 के सुप्रीम कोर्ट की अवमानना से संबंधित ये मामला चल रहा है अभी सुप्रीम कोर्ट में। जैसा कि मैंने अभी आपको कहा कि वो 1 रुपये का जुर्माना जो किया था सुप्रीम कोर्ट ने, वो तो जो है प्रशांत भूषण के द्वारा ट्वीट किए जाने, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर ट्वीट किए जाने, यानी उसकी आलोचना, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की आलोचना करने की जो है वजह से वो 1 रुपये का जुर्माना किया गया था न्यायालय की अवमानना के आधार पर। परंतु यहाँ पर ये केस दूसरा है जो 2009 में जो है सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना उन्होंने की थी और उस मामले में केस चल रहा है उन पर। तो इस जो है मामले की सुनवाई के दौरान जो है अदालत की सहायता कर रहे अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने कहा है कि प्रिंट मीडिया व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अदालतों में विचाराधीन मामलों के बारे में निषिद्ध होने के बाद भी मनचाही टिप्पणी कर मुकदमों के
निर्णयों को प्रभावित करने का प्रयास कर रहे हैं जो अदालती अवमानना है। तो विद्यार्थियों यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ही जो है के वेणुगोपाल से आग्रह किया था कि वो इस केस में सर्वोच्च न्यायालय की जो है का सहयोग करें, इसलिए वो इस केस के संदर्भ में जो है वो अदालत की सहायता कर रहे हैं। और इस दौरान ही उन्होंने, यानी कि न्यायालय में उन्होंने ये बात रेखांकित की उन्होंने कि प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आजकल जो है वो ज़्यादा इस रूप में जो है सर्वोच्च न्यायालय या उच्च जो न्यायालय हैं उनमें विचाराधीन मामलों के बारे में जो है मनचाही टिप्पणी करते हैं और मुकदमों को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। तो इस पर जो है सर्वोच्च न्यायालय को कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि ये एक तरह से ये भी अदालती अवमानना ही है। तो आपको ध्यान रखना है इसमें विद्यार्थियों, जो मैंने मामला बताया कि किस मामले के संदर्भ में इन्होंने बात कही है, तो वकील प्रशांत भूषण पर जो 2009 का सुप्रीम कोर्ट की जो है अवमानना का केस है उसके संदर्भ में उन्होंने बात की, जो है प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा जो टिप्पणियां की जाती है केस को प्रभावित करने के बारे में, उसके बारे में उन्होंने कहा है। तो यहाँ पर आपको एक बात ये भी ध्यान रखनी है कि वर्तमान में महान्यायवादी के पद पर कौन है, महान्यायवादी मतलब अटॉर्नी जनरल के पद पर कौन है, तो मैंने आपको नाम बता दिया के वेणुगोपाल। तो विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन देखिए आप। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा जारी विश्व आर्थिक परिदृश्य रिपोर्ट में 2021 में भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत की जोरदार बढ़त दर्ज करने का अनुमान व्यक्त किया है? तो राइट आंसर है 8.8%। विद्यार्थियों यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा जो जारी की गई रिपोर्ट है वो है, उसका नाम है विश्व आर्थिक परिदृश्य। तो इस रिपोर्ट में 2020 के बारे में भी कहा गया है और 2021 के बारे में वैश्विक अर्थव्यवस्था के बारे में बताया गया है। 2020 में वैश्विक अर्थव्यवस्था के बारे में और 2021 की जो है में वैश्विक अर्थव्यवस्था के बारे में बताया गया है। तो इसमें जो है रिपोर्ट में बताया गया है कि 2021 में भारतीय अर्थव्यवस्था जो है 8.8% की दर से जो है जबरदस्त बढ़त दर्ज करेगी, यह अनुमान इसमें व्यक्त किया है। परंतु विद्यार्थियों क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, इसलिए अन्य जो बातें इस रिपोर्ट में कही गई है देशों के बारे में वैश्विक जो है संदर्भ में, तो उनको भी मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। विद्यार्थियों अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अपनी विश्व आर्थिक परिदृश्य पर जारी ताज़ा रिपोर्ट में अनुमान व्यक्त किया है कि 2021 में भारतीय अर्थव्यवस्था में जो है 8.8% की जोरदार बढ़त दर्ज की जाएगी। परंतु चीन के बारे में भी जो है लिखा है इस रिपोर्ट में कि भारत जो है 8.8% की दर से जो है बढ़त दर्ज करेगा 2021 में, परंतु जो है वो चीन को पीछे छोड़ देगा इस मामले में। भारत जो है चीन को जो है इस वृद्धि में चीन को पीछे छोड़ देगा और भारत जो है फिर से तेजी से बढ़ने वाली उभरती अर्थव्यवस्था में जो है अपना दर्जा हासिल करेगा, यानी कि तेजी से बढ़ने वाली उभरती अर्थव्यवस्था का दर्जा भारत फिर से हासिल कर लेगा चीन को जो है पीछे छोड़कर। और इस रिपोर्ट में कहा गया है चीन के बारे में कि चीन जो है 2021 में 8.2% वृद्धि हासिल करेगा, यानी चीन के बारे में इसमें अनुमान व्यक्त किया है कि 2021 में चीन जो है 2021 में 8.2% की वृद्धि हासिल करेगा, ये अनुमान इसमें व्यक्त किया है। तो विद्यार्थियों आप देख रहे हो इसमें भारत के बारे में इसमें भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में इसमें अनुमान व्यक्त किया है 8.8% की जो है वृद्धि जो है की जाएगी, या वृद्धि जो है भारत करेगा, या यूँ कि भारतीय अर्थव्यवस्था जो है 8.8% की जो है वृद्धि करेगा, भारतीय अर्थव्यवस्था 8.8% की वृद्धि दर्ज करेगी। परंतु चीन के बारे में लिखा है कि चीन की जो अर्थव्यवस्था है उसमें 2021 में 8.2% की वृद्धि होगी, ऐसा अनुमान है इसमें। तो यानी कि चीन की जो वृद्धि है उससे ज़्यादा रहेगी भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर। ये भारतीय अर्थव्यवस्था की जो वृद्धि के बारे में बताया है कि 8.8%, और यहाँ चीन की जो है अर्थव्यवस्था के बारे में बताया है 8.2% की वृद्धि जो है हासिल करेगी चीन की अर्थव्यवस्था 2021 में। परंतु विद्यार्थियों ये तो रही बात भारत और चीन के संदर्भ में, तो दोनों को आपको याद रखना है
2021 में भारतीय जो अर्थव्यवस्था है वो 8.8% की जो है वृद्धि दर्ज करेगी, ऐसा जिसमें बताया है। और चीन का भी आपको याद रखना है कि 2021 में जो है चीन की अर्थव्यवस्था 8.2% की वृद्धि हासिल करेगी। ये दोनों का कंपैरिजन याद रखना। परंतु वैश्विक संदर्भ में अगर बात करें तो वैश्विक अर्थव्यवस्था 2021 में 5.2% की वृद्धि करेगी, ये भी आपको याद रखना है। विश्व स्तर की बात करें, जैसा मैंने वापस रिपीट करूं मैं, वैश्विक स्तर पर जो कहा गया है इस रिपोर्ट में कि वैश्विक अर्थव्यवस्था 2021 में 5.2% की वृद्धि करेगी। तो ये भी आपको याद रखना है विद्यार्थियों की वैश्विक अर्थव्यवस्था के बारे में 2021 के संदर्भ में क्या कहा है इस रिपोर्ट में। ये तो रही बात विद्यार्थियों 2021 की कि 2021 में किस तरह से भारत की अर्थव्यवस्था कितनी वृद्धि करेगी और चीन की अर्थव्यवस्था जो है कितने प्रतिशत की वृद्धि दर हासिल करेगी और वैश्विक जो है अर्थव्यवस्था कितनी प्रतिशत की जो है वृद्धि दर हासिल करेगी। ये तो जो है रही बात 2021 की। परंतु विद्यार्थियों 2020 के बारे में जिस रिपोर्ट में कहा गया उसके बारे में भी हम बात कर लें। इस रिपोर्ट में जो है कहा गया है कि 2020 में जो है वैश्विक अर्थव्यवस्था में 4.4% की और अमेरिकी अर्थव्यवस्था में 5.8% की और भारतीय अर्थव्यवस्था में 10.3% की गिरावट आएगी। तो विद्यार्थियों इसको इस रूप में भी याद रखना, 2020 के संदर्भ में इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है वो आपको ध्यान रखना है। तो 2020 के जैसे संदर्भ में इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 2020 में वैश्विक अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत की गिरावट आएगी, 4.4% की। अमेरिकी अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत गिरावट आएगी, 5.8% की। और भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत की गिरावट आएगी, 10.3% की गिरावट आएगी। ये आपको याद रखना है इस रिपोर्ट में जो गिरावट के बारे में कहा गया है। विद्यार्थियों एक बात और आपको ध्यान रखनी है, इसमें जो रिपोर्ट में विशेष रूप से कहा गया है वो ये कि वर्ष 2020 के दौरान दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में केवल चीन ही एकमात्र देश होगा जिसमें 1.9% की वृद्धि दर्ज की जाएगी। यानी कि अन्य देशों में तो जो है अर्थव्यवस्था में गिरावट आएगी, है ना, गिरावट का अनुमान व्यक्त किया है। जैसा कि मैंने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था में कहा गया है कि भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में कहा गया है कि 10.3% की गिरावट आएगी। परंतु चीन के बारे में कहा गया है कि 2020 के दौरान केवल चीन की अर्थव्यवस्था ही एक ऐसी अर्थव्यवस्था होगी जिसमें गिरावट के बजाय वृद्धि जो है रहेगी और कितनी 1.9% की वृद्धि दर्ज की जाएगी। ये बात जो है कही गई इस रिपोर्ट में। तो चीन के बारे में विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है क्योंकि चीन जैसा कि आपने कहा इसमें मैंने अभी आपको कहा है कि चीन एकमात्र देश होगा जहां पर ये अर्थव्यवस्था में वृद्धि रहेगी, वृद्धि दर्ज की जाएगी। तो वो ये आपको याद रखना है कि 1.9% की। तो विद्यार्थियों ये अलग अलग जो डाटा हैं आपको याद रखने हैं क्योंकि एग्जाम में डाटा संबंधी क्वेश्चन जो आते हैं तो वो आपको उलझा देते हैं। तो आपको अगला क्वेश्चन देखना है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा जारी विश्व आर्थिक परिदृश्य रिपोर्ट में 2021 में वैश्विक अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत की जोरदार वृद्धि हासिल करने का अनुमान व्यक्त किया गया है। तो राइट आंसर है 5.2%। विद्यार्थियों अभी इसमें मैंने जो डिटेल्स में पहले वाले क्वेश्चन में जो बताया तो उसमें इस बात को मैंने बता दिया है आपको, जो ये क्वेश्चन आपके दे रखा है तो उसी से संदर्भ में मैंने जो है दोनों क्वेश्चनों के बारे में जो है बता दिया है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में जो बात कही गई है तो अनुमान जो व्यक्त किया है कितना, 5.2% का। 2021 में वैश्विक अर्थव्यवस्था में 5.2% की जो है वृद्धि, वैश्विक अर्थव्यवस्था 5.2% की वृद्धि हासिल करने का अनुमान इस रिपोर्ट में व्यक्त किया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है विद्यार्थियों। और देखो विद्यार्थी इसमें एक चीज़ जो है मैंने आपको जो इसमें बताई नहीं वो मैं आपको बता देता हूँ कि चीन के संदर्भ में मैंने बता दिया कि 2021 में चीन की जो अर्थव्यवस्था जो है 2021 में चीन की अर्थव्यवस्था 8.2% की जो है वृद्धि हासिल करेगी। परंतु यूएसए के बारे में भी आपको ध्यान रखना है। यूएसए के बारे में कहा गया है कि 2021 में यूएसए की अर्थव्यवस्था 3.9% वृद्धि हासिल करेगी। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो आपको अलग अलग 2021 का याद रखना है और 2020 का गिरावट का भी याद रखना है।
विद्यार्थियों 2021 का जो वृद्धि का है अनुमान वो आपको याद रखना है। तो भारत का आपको याद रखना है 8.8% की वृद्धि। चीन का आपको याद रखना है तो 8.2%, यूएसए 3.9%, ये और वैश्विक स्तर पर 5.2% की वृद्धि जो है दर्ज करने का अनुमान व्यक्त किया इस रिपोर्ट में। और गिरावट के बारे में भी आपको याद रखना है 2020 में वैश्विक अर्थव्यवस्था में कितनी गिरावट आएगी या आने का अनुमान व्यक्त किया है तो 4.4%, यूएसए की अर्थव्यवस्था में 5.8%, भारतीय अर्थव्यवस्था में 10.3% की गिरावट आने का अनुमान इसमें व्यक्त किया है। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए, राज्यसभा की कितनी सीटों के लिए 9 नवंबर 2020 को चुनाव होगा? तो राइट आंसर है 11 सीटों के लिए। विद्यार्थियों ये जो 11 सीटों के लिए 9 नवंबर को चुनाव होना है, इनमें से 10 सीटें जो है उत्तर प्रदेश की हैं और 1 सीट उत्तराखंड की है। और ये जो 11 सीटें हैं, इनकी जो 11 सीटों के लिए जो ये 11 जो सीटें हैं, इनके सदस्यों का कार्यकाल 25 नवंबर को पूरा होने वाला है। इसलिए 25 नवंबर से पहले ही राज्यसभा की इन 11 सीटों के लिए चुनाव होना है। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी विप्रो ने कितने करोड़ डॉलर में इंजीनियरिंग सेवा देने वाली अमेरिकी कंपनी एक्जिमिस डिजाइन का अधिग्रहण करने की घोषणा की है? तो राइट आंसर है 8 करोड़ डॉलर। विद्यार्थियों इसमें आपको अमेरिकी कंपनी का नाम याद रखना है जिसका जो है भारत की विप्रो कंपनी अधिग्रहण करेगी, ये आपको ध्यान रखना है। और कितने में ये अधिग्रहण करने की घोषणा की है? तो 8 करोड़ डॉलर का। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए, केंद्र सरकार ने भारत नेट परियोजना के तहत सीमा क्षेत्रों और नक्सल प्रभावित राज्यों तथा द्वीपीय क्षेत्रों की कितनी ग्राम पंचायतों को मार्च 2021 तक सैटेलाइट ब्रॉडबैंड से जोड़ने का लक्ष्य तय किया है, जिसके लिए ह्यूजेस कम्युनिकेशन का चयन किया है? तो राइट आंसर है 5000। तो यानी कि 5000 वो ग्राम पंचायतें जो है जिनको कि भारत नेट परियोजना के तहत जो है सैटेलाइट ब्रॉडबैंड से जोड़ा जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये 5000 ग्राम पंचायतें कौन से क्षेत्रों की है? सीमावर्ती जो राज्य हैं उनकी जो है। इसके अलावा नक्सल प्रभावित कह लो या जो है जिसको हम बोले माओवाद प्रभावित, तो सीमा क्षेत्रों और नक्सल प्रभावित राज्यों और द्वीपीय जो क्षेत्र है उनकी 5000 ग्राम पंचायतों को मार्च 2021 तक सैटेलाइट ब्रॉडबैंड से जोड़ने का लक्ष्य तय किया है सरकार ने। और इसके लिए जिस कंपनी का चयन किया है उसका नाम भी आपको याद रखना है, ह्यूजेस कम्युनिकेशंस, जो आपके क्वेश्चन दे रखा है। और ये डेट भी आपको याद रखनी है, मार्च 2021 तक का ये टारगेट है सरकार का। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के सितंबर के आंकड़ों के अनुसार किस दूरसंचार कंपनी को औसत डाउनलोड स्पीड मेगाबीट प्रति सेकंड सबसे तेज मापी गई है? तो राइट आंसर है रिलायंस जियो। विद्यार्थियों यहाँ पर आपको ध्यान रखना है इस बात का, ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण भी है। तो औसत डाउनलोड स्पीड मेगाबीट प्रति सेकंड जो है सबसे तेज किसकी मापी गई? रिलायंस जियो की। परंतु इसमें आपको ये भी ध्यान रखना है कि वो कितनी मापी गई तो 19.3 मेगाबीट प्रति सेकंड ये जो है मापी गई। तो आपको यह याद रखना है 19.3 जो है मेगाबीट प्रति सेकंड ये स्पीड मापी गई है रिलायंस जियो की। परंतु सेकंड थर्ड कौन सी है ये कंपनियां, तो वो आपको याद रखना है। तो मैं बता देता हूँ इसमें कि आइडिया सेलुलर नेटवर्क इसकी जो है वो नंबर 2 पर है ये, तो इसकी स्पीड है 8.6 मेगाबीट प्रति सेकंड। और
जिसके बाद नंबर 3 पर है वोडाफोन, जिसकी स्पीड जो है 7.9 मेगाबीट प्रति सेकेंड। और इसके बाद है भारती एयरटेल, जिसकी स्पीड है 7.5 मेगाबीट प्रति सेकेंड। तो फर्स्ट नंबर पर है आपके रिलायंस जियो, नंबर 2 पर है आइडिया सेलुलर नेटवर्क, नंबर 3 पर है वोडाफोन और नंबर 4 पर भारती एयरटेल, नंबर 4 पर भारती एयरटेल है। तो आपको ये अलग अलग डाटा जो मैंने बताए ये आपको याद रखने हैं। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए। नीति आयोग के मुख्य कार्यपालक अधिकारी कौन है? तो राइट आंसर है अमिताभ कांत। अगला क्वेश्चन देखिए आप। केंद्र सरकार ने 13 अक्टूबर को कितने राज्यों को वस्तु व सेवा कर यानी कि जीएसटी राजस्व में कमी को पूरा करने के लिए खुले बाजार से 68,825 करोड़ रुपए अतिरिक्त राशि जुटाने को मंजूरी दी है? तो राइट आंसर है 20 राज्यों को। विद्यार्थियों, क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इसके बारे में आपको और जो है जानकारी रखनी है। विद्यार्थियों, जैसा कि अभी मैंने क्वेश्चन में बताया कि केंद्र सरकार ने राज्यों को वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी राजस्व में कमी को पूरा करने के लिए, राजस्व में कमी मतलब जो है कि जीएसटी राजस्व में जो कमी रही है राज्यों के लिए, तो उसको पूरा करने के लिए यानी उसका राजस्व में कमी को पूरा करने के लिए यह खुले बाजार से 68,825 करोड़ रुपए अतिरिक्त राशि जुटाने को मंजूरी दी है केंद्र सरकार ने। परंतु यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि केंद्र सरकार ने, जैसा कि अगर आपको पिछले वीडियो में अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था इसके बारे में भी, केंद्र सरकार ने अगस्त में राज्यों को 2 विकल्प दिए थे। इसके तहत यानी 2 विकल्प के तहत इसके तहत वे जो है यानी कि राज्य आरबीआई द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली विशेष सुविधा के जरिए 97,000 करोड़ रुपए का कर्ज ले सकते थे, और या दूसरा विकल्प की बात करें तो फिर जो है वो बाजार से जो है 2.35 लाख करोड़ रुपए ऋण ले सकते थे। ये 2 विकल्प दिए थे केंद्र सरकार ने इनको यानी राज्यों को जो है ये 2 विकल्प दिए थे अगस्त में कि वो जो है राजस्व में यानी जीएसटी राजस्व में कमी को पूरा करने के लिए या तो जो है आरबीआई से जो है वो विशेष सुविधा के तहत 97,000 करोड़ रुपए का कर्ज ले लें, या फिर जो है खुले बाजार से जो 2.35 लाख करोड़ रुपया का ऋण ले लें। और ये भी जो इसमें साथ में सुझाव दिया था कि ये जो पैसा उधार लेंगे राज्य, तो इस उधारी को चुकाने के लिए आरामदायक वस्तुओं और समाज के नजरिए से अहित कर वस्तुओं पर लगने वाले क्षतिपूर्ति उपकर 2022 के बाद भी लगाने का प्रस्ताव दिया था उस समय। विद्यार्थियों, यहाँ पर जो मैंने ये लाइन बोली है तो इसके बारे में बताऊँ ये कि उसमें जो है सुझाव दिया गया था कि जो आरबीआई से उधार अगर लेते हैं 57,000 करोड़ रुपया का, या बाजार से जो है वो 2.35 लाख रुपया का उधार लेते हैं यानी कि ऋण लेते हैं, तो इसको चुकाने के लिए भी जो है सरकार ने जो है उपाय बताया था वो ये कि जो है ये राज्य जो है ऐसी वस्तुएं जो कि आरामदायक होती हैं, आरामदायक वस्तुएं जिन पर जीएसटी लगता है, और समाज के नज़रिए से अहित कर जो वस्तुएं हैं जैसे जो है शराब है, तंबाकू उत्पाद हैं, तो समाज के नज़रिए से अहितकर वस्तुओं पर और आरामदायक वस्तुओं पर लगने वाले क्षतिपूर्ति उपकर को 2022 के बाद भी ये राज्य जारी रख सकते हैं, ताकि उस टैक्स के माध्यम से जो पैसा आएगा और उससे ये कर्ज को चुका सकेंगे। ये जो है उस समय प्रस्ताव दिया था। और अब जो है खुले बाजार से 68,825 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि जुटाने को जो है केंद्र सरकार ने 20 राज्यों को मंजूरी दी है। और परंतु यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि जिन राज्यों ने जीएसटी लागू होने के कारण राजस्व संग्रह में कमी को पूरा करने के लिए
वित्त मंत्रालय की तरफ से दिए गए 2 विकल्पों में से पहले विकल्प को चुना है, उनके लिए ये जो है सुविधा दी है। अब पहला विकल्प कौन सा है? जो मैंने आपको बताया कि पहला विकल्प ये दिया था कि आरबीआई से, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, आरबीआई से जो है 97,000 रुपये का जो उधार ले सकते हैं। 97,000 रुपया जो है आरबीआई से उधार ले सकते हैं विशेष सुविधा के तहत। और एक दूसरा विकल्प क्या दिया था कि बाजार से वो जो है 2.35 लाख रुपया का ऋण ले सकते हैं। ये 2 विकल्प दिए थे। तो जिन राज्यों ने जो है पहले विकल्प को चुना है, यानी कि आरबीआई से जो है वो उधार लेने का चुना है, उन राज्यों को, यानी कि उन 20 राज्यों को ये जो है खुले बाजार से 68,825 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि जुटाने को मंजूरी दी है। तो विद्यार्थी, इसमें आपको विशेष रूप से ये दोनों विकल्पों वाली जो बात मैंने बताई है, ये आपको याद रखना है कि किन राज्यों को ये मंजूरी दी है। 20 जो राज्य हैं, संख्या तो आपको याद हो जाएगी, परंतु ये 20 राज्य वो कौन से हैं जो है जिनको ये मंजूरी दी गई है, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। विद्यार्थियों, ऐसे इकोनॉमिक्स से संबंधित क्वेश्चन होते हैं तो उनको आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, और अगर उसमें आपको थोड़ा सा जो है कन्फ्यूजन होता है तो फिर से उसको आप वापस जो है सुन लीजिएगा। तो मैं इन क्वेश्चंस को आपके लिए थोड़ा जो है डिटेल्स में बताता हूँ, अलग अलग चीज़ को खुलकर बताता हूँ, तो उसको आप वापस जो है एक बार जो है सुन लीजिएगा, तो ये पूरी तरह से आपको क्लियर हो जाएगा टॉपिक। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए। लोक लेखा समिति, यानी कि पीएसी, पब्लिक अकाउंट कमेटी, लोक लेखा समिति चीन सीमा पर तैनात जवानों की स्थिति, मिल रही सुविधाएं और तैयारियां जानने के लिए 28-29 अक्टूबर को लद्दाख का दौरा करेगी। इस समिति के अध्यक्ष कौन है? तो राइट आंसर है अधीर रंजन चौधरी। विद्यार्थियों, आपको यहाँ पर जैसा कि वैसे तो आपको मालूम है कि चीन के साथ भारत का तनाव चल रहा है लद्दाख में, और वहाँ चीन की सीमा पर जो है चीन के सैनिक, भारत चीन की सीमा पर जो है चीन की तरफ से भी सैनिक जमा हो रखे हैं और भारत की जो है तरफ से भी जवान वहाँ पर तैनात हैं। तो ये लोक लेखा समिति जो है वहाँ पर जो भारतीय जवान तैनात हैं, तो उनकी स्थिति के बारे में जानने के लिए कि उनको जो सुविधाएं किस रूप में मिल रही हैं और कितनी मिल रही है, तैयारियां किस रूप में है वहाँ, इस बात को जानने के लिए ही ये लोक लेखा समिति जो 28-29 अक्टूबर को लद्दाख का दौरा करेगी। और इस लोक लेखा समिति के जो अध्यक्ष हैं अधीर रंजन चौधरी। विद्यार्थियों, आपको मालूम होना चाहिए कि अधीर रंजन चौधरी जो लोकसभा में कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष होता है वो हमेशा विपक्षी पार्टी का ही होता है। संसद की जो अलग अलग समितियां होती है, तो उनमें ये एक ऐसी समिति है जिसका अध्यक्ष हमेशा विपक्ष का ही होता है। क्योंकि आप समिति के बारे में पढ़ते हो, प्राक्कलन समिति है और आपके सार्वजनिक उपक्रम समिति होती है, कई समितियां हैं। तो वैसे 45 जो है स्थायी अस्थायी समितियां कुल जो है संसद की स्थायी और अस्थायी जो संसदीय समितियां होती हैं वो 45 होती हैं विद्यार्थियों। तो परंतु यहाँ पर ये लोक लेखा समिति की जो बात करें तो इसमें आप ध्यान रखना है कि इसका अध्यक्ष हमेशा विपक्ष का ही होता है। तो वर्तमान में जो है लोक लेखा समिति के अध्यक्ष हैं अधीर रंजन चौधरी। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए। ओलंपिक चैंपियन धावक चार्ली मूरे का 13 अक्टूबर को निधन हो गया। वे किस देश के नागरिक थे? तो राइट आंसर है यूएसए। विद्यार्थियों, ये चार्ली मूरे, इन्होंने 1952 में हेलसिंकी ओलंपिक में जो है स्वर्ण पदक जीता था इन्होंने, और तो इनकी जो है 13 अक्टूबर को मृत्यु हो गई है। तो विद्यार्थियों, आपको ध्यान रखना है कि ये किस देश के नागरिक थे। और एक जो मैंने आपको बताया कि जिस ओलंपिक में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता वो हेलसिंकी ओलंपिक 1952। तो विद्यार्थियों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।